नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी निगाहें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। COP28 के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने किया स्वागत। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी पीएम का किया अभिनंदन। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में पीएम का संबोधन आज। प्रधानमंत्री ने यूएई के अखबार को दिए साक्षात्कार में जलवायु वित्त पर रखा विकासशील देशों का पक्ष। कहा, समस्या पैदा करने के लिए जिम्मेदार न होते हुए भी समाधान का हिस्सा बनने के इच्छुक विकासशील देश। हरित और समृद्ध भविष्य को आकार देने के में भागीदारी के प्रति जताई प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रदान किया राष्ट्रपति का निशान। चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान और नई तकनीक के प्रयोग पर जोर का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह हजारीबाग में सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। हर स्थिति में सीमा की सुरक्षा के लिए तत्परता के लिए की बीएसएफ की सराहना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच रायपुर में आज। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया के इरादे बुलंद। तो सबसे पहले बात बड़ी खबरों की, और बड़ी खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई के दौरे की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में चल रहे COP28 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पीएम मोदी का स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी पीएम का अभिनंदन किया। COP28 में महत्वपूर्ण जलवायु मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इसमें जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में भावी प्रयासों के लिए कार्यनीति रूपरेखा तैयार करने पर मंथन किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री आज विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी COP28 के शीर्ष स्तरीय आरंभिक सत्र में हिस्सा लेंगे और इससे जुड़े 3 अलग अलग सत्रों में भारत का पक्ष रखेंगे। तो COP28 के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के अखबार अल इत्तेहाद के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि भारत आशावादी है कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित COP28 प्रभावी जलवायु कार्रवाई में नई गति लेकर आएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात हरित और समृद्धि को आकार देने में भागीदार हैं। पीएम ने कहा कि COP28 प्रभावी जलवायु कार्रवाई में नई गति लेकर आएगा। संयुक्त अरब अमीरात हरित और समृद्ध भविष्य को आकार देने में अडिग हैं। दोनों देश मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि विकासशील देश समस्या पैदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, फिर भी विकासशील देश इसके समाधान का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं। जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत है।
तो इस वैश्विक सहयोग की जरूरत पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में, इस जलवायु परिवर्तन में कोई भी पीछे न छूटे और खासतौर पर ग्लोबल साउथ पीछे न छूटे, यह सुनिश्चित करना होगा। और यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्लोबल साउथ की विकास प्राथमिकताओं से समझौता न किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस पहलू को उचित रूप से संबोधित किया गया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर सभी स्रोतों से निवेश और जलवायु वित्त को अरबों से खरबों डॉलर तक तेजी से और बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता की मान्यता भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु वित्त पर यह जानना आवश्यक है कि विकासशील देश समस्या पैदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, फिर भी विकासशील देश इस समस्या का समाधान का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं, लेकिन वो आवश्यक वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी तक पहुंच के बिना योगदान नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अपेक्षित जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की पुरजोर वकालत की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत करेंगे। यह महत्वपूर्ण आयोजन है जिसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। इसे ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के सिद्धांतों के अनुरूप सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू किया जा रहा है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस वर्ष 13 अक्टूबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम पर्यावरण के लिए एक व्यापक जीवन शैली लाइफ पहल के तहत चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत शुरू में जल संरक्षण और वनीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने वाली विशिष्ट गतिविधियों के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट कमाने की सुविधा देगा। इन क्रेडिट का कारोबार घरेलू बाजार मंच पर किया जा सकेगा। इससे पारंपरिक कार्बन उत्सर्जन पर ध्यान देने से परे एक ऐच्छिक पर्यावरण कार्रवाई को प्रोत्साहित करने की बाजार आधारित सोच का पता चलता है। इस कार्यक्रम के तहत 8 विशेष गतिविधियों की पहचान की गई है और ये है पौधरोपण, जल संरक्षण, टिकाऊ खेती, अवशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण कम करना, मैनग्रोव संरक्षण और बहाली, इको मार्क, टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचा। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रशासन की जिम्मेदारी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को सौंपी गई है। और वहीं इससे पहले दुबई में हो रहे जलवायु परिवर्तन के शिखर सम्मेलन के पहले दिन बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत औपचारिक रूप से जलवायु आपदा कोष व्यवस्था को मंजूरी दी गई। इसके तुरंत बाद ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोष के लिए $475 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई गई। $475 मिलियन। यूरोपीय संघ ने इस कोष में करीब $275 मिलियन, मेजबान UAE ने $100 मिलियन देने की घोषणा की। यूरोपीय संघ के $275 मिलियन की घोषणा में जर्मनी के $100 मिलियन का योगदान शामिल है। जर्मनी के $100 मिलियन का योगदान शामिल है यूरोपीय संघ में 275 में से। और अमेरिका के जलवायु दूत जॉन कैरी ने भी इस कोष में $17.5 मिलियन देने की घोषणा की है। जापान ने $10 मिलियन देने की घोषणा की है। भारत ने पहले दिन लिए गए फैसलों का स्वागत किया है। और इस पूरी खबर पर जो COP28 चल रहा है, इससे जुड़ी हुई तमाम खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर सेलार दुबई से जुड़े हुए हैं। शिशिर, सबसे पहले तो ये जो $475 बिलियन का एक कोष तैयार करने की बात कही गई है और जिस तरह से यूरोपियन यूनियन और जो दूसरे देश है, खासतौर पर जर्मनी जिस तरह से आगे आया है, कैसे देखते हैं इसकी प्रगति को? COP28 क्या सही दिशा में बढ़ रहा है? इसको देखकर ऐसा लगता है? बिल्कुल, देखिए, हालांकि शुरुआत है, क्योंकि इससे पहले जब COP27 की बैठक हुई थी पिछले साल इजिप्ट में, उस वक्त जो है लॉस एंड डैमेज फ़ंड का गठन किया गया था। ये कहा गया था कि ख़ास तौर पर ये जो फंड है वो जो विकसनशील देश है उनको जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जो प्रमुख इसके पीछे कारण था कि किस प्रकार से प्रमोट किया जाए सस्टेनेबल एनर्जी को, ये प्रमुख कारण था। और इस बार हमने देखा कि जो कंपनीज़ है, खासकर जो कंट्रीज़ है जो COP28
कॉन्फ्रेंस पार्टीज़ की है, इन्होंने जो है अपनी तरफ से एक जो है फंड देना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपने जिक्र जैसा किया, तो अलग अलग, हालांकि भारत इस चीज़ को लेकर काफ़ी मुकर रहा है कि किस प्रकार से अगर हमें जलवायु परिवर्तन के लिए काम करना होगा तो ऐसे में पैसों की आवश्यकता होगी, और पैसों की आवश्यकता होगी तो जाहिर सी बात है कि जो विकसित देश है उनके ज़रिए जो है वो विकसनशील देश है उनको मदद की भी ज़रूरत होगी। आज के इसमें दो चीज़ें काफ़ी प्रमुख तौर से निकल भरकर सामने आई है और भारत ने स्पष्ट किया, प्रधानमंत्री ने इस बारे में उल्लेख भी किया अपने जो आर्टिकल उनके द्वारा लिखा गया है उसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई है। पहली बात तो ये है कि किस प्रकार से ये वित्त कोष जो है किस प्रकार से मुहैया करा जाए, सभी देश जो है वो इसमें एक साथ आए और इस वित्त कोष को मुहैया करा दी सके। और दूसरा महत्वपूर्ण बात जो सामने आई है वो है किस प्रकार से जो है टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र किया जाए। जाहिर सी बात है कि जो विकसनशील देश है उन देशों के पास इन दोनों चीज़ों का अभाव होने के कारण अगर कोई बड़ी अगर पर्यावरण को लेकर करना है तो ऐसे में इन दोनों चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत होगी, प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था। और अब हम ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से भारत ने जो बात कही है भारत उस पर अमल कर रहा है। मसलन अगर हम COP28 बैठक के बारे में अगर देखा जाए तो अभी इस वक्त कुछ देर बाद जो है जो प्रमुख नेता है उनकी बैठक शुरू होगी और उसके बाद भारत के 3 प्रमुख जो है आज महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। जिसमें पहला जिसका जिक्र आपने रिपोर्ट में हमने किया वो है ग्रीन क्रेडिट, किस प्रकार से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, कंपनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पूरे अगर कहा जाए तो गैमेट में लाया जाए और इसीलिए उनको इंसेंटिवाइज़ किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि अगर हम इंसेंटिवाइज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ और इंडिविजुअल जो है वो सहभागी होंगे, उसका दायरा बढ़ेगा, इसका सीधा फ़ायदा जो है जो लक्ष्य हमें रखा है उसको पाने के लिए हो जाएगा। तो ये प्रमुख है। और ख़ास तौर पर ग्रीन हम बात करें क्रेडिट की तो ये भारत और UAE मिलकर साझा ये काम कर रहे हैं। पिछले महीने अक्टूबर में अगर देखा जाए तो भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी निकाला था, उसके बाद इस पर अब कार्य शुरू कर दिया गया है। तो UAE भारत इसमें साझा कार्य करेंगे और ऐसे में जो कंपनीज़ है, जो प्राइवेट कंपनीज़ है, प्राइवेट सेक्टर्स है, इंडिविजुअल्स है, उनको भी इसमें लाने की कोशिश करेंगे। ये प्रमुख मुद्दा भारत जो है वो कर रहा है। दूसरी प्रमुख बात भारत इस वक्त ध्यान दे रहा है वो है ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस, जिसके हमने जिक्र हम हमेशा करते हैं कि भारत किस प्रकार से कह रहा है कि अगर फाइनेंसिंग इसमें ठीक ठाक हो तो जाहिर सी बात है जो उपाय हम सुझा रहे हैं या फिर जो उपाय COP28 सुझा रहा है उनको शायद पूर्ण करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए जैसे हम कह रहे हैं कि विकसित राष्ट्र जो है उनको सामने आने की ज़रूरत है और अगर वो सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि बाकी जो अन्य देश है उनको भी वो टारगेट अचीव करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि इस बार देखिए सिर्फ विकसित राष्ट्र जो है वो ये टारगेट पूरा नहीं कर सकते, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ग्रीन इकोनॉमी की हम बात करें, ग्रीन जोन की हम बात करें, उसको बढ़ाया नहीं दिया सकता। इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है। उस कलेक्टिव एफर्ट्स में विकसनशील देश भी आते हैं। ऐसे में दोनों देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर देखा जाए वो अलग अलग है। तो ऐसे में जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए अगर जो काम दिया गया है अगर वो देश अगर करते हैं और उनको अगर खासतौर पर विकसनशील देशों को फ़ायदा मिलता है तो ऐसे में एक कलेक्टिव अप्रोच होगा और एक कलेक्टिव स्टेप्स लिया जाएगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। भारत का यही अप्रोच रहा है पिछले कई सालों से अगर हमने देखा और अब आज भी अगर देखा जाए तो भारत इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक साक्षात्कार में भी ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है जी आपने एक साक्षात्कार में भी इन विषयों को प्रमुखता से उठाया है। आज क्या कुछ खास होने वाला है इस पर आपसे बातचीत करेंगे। जो 3 महत्वपूर्ण सत्र हैं उनके विषय में आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं SIS JNU, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे संपर्क करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए शिशिर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से अभी शिशिर बता रहे हैं दुबई से हमें कि $475 मिलियन का एक कोष जो है विकसित करने की बात कही गई है, उसमें जर्मनी ने $100 मिलियन दिया है, दूसरे देशों ने भी उसमें मुक्त हस्त एक तरह से कहा जाए तो पैसे प्रदान किए हैं। किस तरह से देखते हैं COP28 की शुरुआत को? आपको लगता है कि एक सही दिशा में बढ़ता हुआ कदम है? COP28 की सफलता को लेकर आशान्वित हैं आप? निखिल, ये जो लॉस एंड डैमेज फंड जो बनाया गया COP28 में वो अपने आप में बड़ी अच्छी शुरुआत है। इसकी सोच पिछले COP27 में शुरू हुई थी शर्म अल शेख में, पर आप देखें लगातार पूरे इस साल में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान ये क्लाइमेट क्राइसिस का मुद्दा लगातार अग्रणी मुद्दा बना रहा और उसमें बार बार अलग अलग तरह से बातचीत हुई है। तो हालांकि ये
$475 मिलियन का फंड अपने आप में बड़ी अच्छी शुरुआत है। और जैसा कि G20 शिखर सम्मेलन में बार बार कहा गया कि यदि विकसित देश चाहते हैं कि 2030 तक नेट जीरो एमिशंस का उद्देश्य रखना है, तो उसके लिए कम से कम $6 ट्रिलियन मुहैया कराने की जरूरत है, उसके साथ तकनीक मुहैया कराने की जरूरत है। तो इसलिए उद्देश्य इस तरह के रखे जाएं जिनको हम पूरा कर सकते हैं। और उसमें विकसित देशों को बार बार कहा जाता है जो जिम्मेदार हैं इन क्राइसिस के लिए, जो आज पर्यावरण की क्राइसिस है उसके जो जिम्मेदार देश हैं वो तो विकसित देश हैं और खामियाजा भुगतते हैं विकासशील और कम विकसित देश। तो इसलिए लगातार भारत भी ये बात कहता है कि वित्त और तकनीक का लगातार हस्तांतरण होना चाहिए, ताकि आज जब विकसित और कम विकसित विकासशील और कम विकसित देश इस पूरी मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो विकसित देशों को ये इनको मुहैया कराना चाहिए। और दूसरी बात आप देखो रोजमर्रा के जीवन में भारत में अब जिनको हम एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स अब कहते हैं, फ्लड या ड्राउट या और तरह के लैंडस्लाइड्स और क्या क्या, तो वो भारत और पूरा विश्व आप देखें, आप रोजमर्रा के जीवन में आपको उससे जूझना पड़ रहा है। तो उसके क्लाइमेट चेंजेस में बहुत सी ऐसी चीजें आप बात कर रहे हैं कि जहां लगता है कि क्लाइमेट चेंज का असर काफी इरिवर्सिबल होता नजर आ रहा है, कि उसको शायद हम ठीक नहीं कर पाएंगे। तो उसकी जो अर्जेंसी की बात है वो भी इसमें आ जाती है कि आप पूरी कोशिश तो कर ही रहे हैं और उसमें वित्त भी और तकनीक हस्तांतरण करने की बात है, पर उसको जल्द से जल्द करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये इस परिप्रेक्ष्य में ये जो शुरुआत हुई है लॉस और डैमेज फंड की, वो अपने आप में अच्छी शुरुआत है। अब उम्मीद ये करते हैं कि जो इस तरह से वायदे किए गए हैं कि इतना जो उन्होंने अलग अलग देशों ने प्लेज किया है, यूएई ने खुद किया है और उसके साथ यूरोपियन यूनियन और एक छोटी रकम यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ने भी प्लेज की है, ये मुहैया कराया जाएगा। और वित्त के साथ साथ तकनीक का भी हस्तांतरण होना चाहिए, तभी इस तरह की जो चिंता है पर्यावरण को लेकर उससे हम थोड़ा सुलझ पाएंगे। जी निश्चित तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि ये ताज़ा तस्वीरें हैं और ग्रुप फोटोग्राफ है जो जो इस वक्त COP28 के सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेता पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के तमाम शीर्ष नेता इस वक्त COP28 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कल प्रधानमंत्री ने एक वहाँ के लोकल डेली में साक्षात्कार भी दिया और साफ तौर पर कहा कि ग्लोबल साउथ की जो विकास की प्रतिबद्धताएं हैं उनसे समझौता नहीं किया जा सकता या उनको पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। किस तरह से इसको देखते हैं और ख़ास तौर पर COP28 में भारत की भूमिका के विशेष संदर्भ में? हमने देखा कि पूरे इस वर्ष में भारत की G20 की अध्यक्षता में जो सबसे खास मुद्दा रहा वो यही रहा कि किस तरह से पूरे विश्व को हम एक परिवार की तरह से देखेंगे और एक भविष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसमें ग्लोबल साउथ को ग्लोबल डिसीजन मेकिंग के सेंटर स्टेज पर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक थोड़े से देश कोशिश करेंगे तो ये क्लाइमेट क्राइसिस से हम नहीं उभर पाएंगे, क्योंकि ये ग्लोबल और यूनिवर्सल, मतलब केवल मनुष्य जाति के नहीं बल्कि जीव जंतु और पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए भी इसकी चिंता है। तो क्योंकि ये चुनौती पूरे विश्व के लिए है, इसलिए पूरा विश्व जब तक इसमें नहीं जुड़ता है तब तक इसको हम सुलझा नहीं पाएंगे। और विश्व के जुड़ने का मतलब ये भी होता है कि जो विकसित देश हैं वो कम विकसित देश, विकासशील देशों की चिंताओं के बारे में तो जागरूक होंगी, पर उनकी इसके बारे में क्या सोच है, उनकी क्या रणनीति है, उसके बारे में भी वो उसको साझा करें और उसको मिलकर एक तरह से रणनीति बनाएं और आपस में तालमेल बढ़ाएं, ताकि पूरी जो कोशिश हो वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों से हो, ताकि इतनी बड़ी जो चुनौती है उसको हम सुलझा पाएं। और ये बात बार बार भारत ने कही है और ठीक है, साक्षात्कार में भी भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात फिर से दोहराई। जी हमारे साथ शिशिर भी जुड़े हुए हैं COP28 सम्मेलन से डायरेक्ट दुबई से, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज के कार्यक्रम की अगर बात करें शिशिर, तो 3 महत्वपूर्ण सत्र होने हैं, उसके विषय में भी जानकारी दें हमारे दर्शकों को।
बिल्कुल, देखिए हालांकि शुरुआत हो चुकी है। हमने देखा अपनी तस्वीरों में जिस प्रकार से जो पहला सेशन था जिसमें सभी नेता जो है उनका ग्रुप फोटो यहाँ पर किया हुआ, और अब जो है जो शीर्ष नेतृत्व है, जो दुनिया भर के नेतागण हैं, वो हालांकि अब मीटिंग में जो है शुरुआत जो हिस्सा लेंगे और ये बैठक शुरू होगी। उससे बाद अगर देखा जाए भारत के लिए यहाँ से 3 प्रमुख बैठक का आयोजन यहाँ पे हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों बैठकों में शामिल होंगे, जिसमें सबसे पहली अगर हम बात करें तो ग्रीन क्रेडिट्स के ऊपर जो बैठक होगी, जिसमें भारत और यूएई ये दोनों का साझा प्रयत्न है, ये प्रयास रहेगा। और साथ ही साथ इस पहल के ज़रिए अगर देखा जाए तो किस प्रकार से ग्रीन क्रेडिट जो है वो मुहैया कराने की कोशिश जो है दोनों देश करेंगे। यहाँ पर खासतौर पर जो कंपनीज़ हैं जो इन सभी बिंदुओं पर खासतौर पर जो रूल्स लेट डाउन किए गए हैं, अगर उनको उन दिशा में काम करती है तो जाहिर सी बात है कि उनको इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम कह सकते हैं कि कंपनीज़ के जो प्राइवेट कंपनीज़ को उसमें भी यहाँ पे शामिल करने की कोशिश इस प्रयास के माध्यम से की जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो, इंडिविजुअल्स शामिल हो, कंपनीज शामिल हो, प्राइवेट कंपनीज शामिल हो, तो एक बड़ा दायरा हम कह सकते हैं कि इसमें जुड़ सकता है। और इसलिए ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल जिसकी शुरुआत जो हम कह सकते हैं कि आज यूएई और भारत कर रहा है। हालांकि इसके बारे में घोषणा पहले की गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बैठक होगी लीड आईटी 2.0। दरअसल भारत और स्वीडन का साझा प्रयास है ये, और 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी लीड आईटी के इस प्रयास को, और अब जो है लीड आईटी 2.0 जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है स्वीडन के साथ, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो इन सभी प्रयासों में किया जाए, ये उसका एक उद्देश्य होगा। तीसरा महत्वपूर्ण बैठक जिसमें प्रधानमंत्री जो है हिस्सा लेंगे वो है ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो आज के तीनों अगर मीटिंग्स में बात करें तो 2 अगर देखा जाए तो फंडिंग से जुड़े हुए, क्लाइमेट फंडिंग से जुड़ी है, चाहे वो ग्रीन क्रेडिट की बात करें या फिर क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें। तो ऐसे में भारत की प्राथमिकता इसमें स्पष्ट होती है कि किस प्रकार से भारत तो कार्य कर रहा है। जहाँ तक बात करें टारगेट्स की भारत की जो डोमेस्टिकली हमने अचीव की है, क्योंकि 2015 में जब पेरिस समझौता हुआ था तब से 2030 तक एक प्राथमिक लक्ष्य रखे गए थे। उन प्राथमिक लक्ष्यों में अगर देखा जाए भारत ने कुछ लक्ष्य प्राप्त भी कर लिए है 9 साल रहते हुए। तो ये दर्शाता है कि भारत कितने आगे तेजी से हालांकि अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो, इसलिए भारत जो है प्रयत्नशील है। और इन प्रयासों के जरिए फिर चाहे वो ग्रीन क्रेडिट हो, लीड आईटी 2.0 हो या फिर क्लाइमेट फाइनेंसिंग हो, इनके जरिए भारत ये प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, कंपनीज से जुड़े, और जो टारगेट हमने रखा गया था कि 2070 तक हमें नेट ज़ीरो होना है, उस पर अचीव करने पे भारत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और इसे अकेले जो है भारत नहीं कर रहा, वो चाहता है कि इसमें बाकी अन्य देश भी जुड़े। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि अगर बात करें ग्रीन क्रेडिट की बात करें जिसमें यूएई उसके साथ साझा प्रयास कर रहा है, तो वही लीड आईटी की बात करें स्वीडन के साथ मिलकर भारत ये काम कर रहा है। तो ऐसे में अलग अलग देशों को मिलकर जो है भारत इन सभी प्रयासों पर इस वक्त काम कर रहा है। इससे पहले भारत जो है सोलर अलायंस का हिस्सा भी था, और जब G20 भारत में आयोजित किया गया तो बायोफ्यूल मिशन जो है, बायोफ्यूल अलायंस जो है, वो भी जो है भारत ने उसकी प्रयास शुरू किया था, जिसमें कई कंट्रीज भारत के साथ जुड़ी थी। तो इन प्रयासों के जरिए भारत ये कर रहा है कि जितने भी जल्दी हो सके वो टारगेट हम अचीव करेंगे। और इन छोटी छोटी अगर हम बात करें चीज़ों की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएगी, कंपनीज को जोड़ पाएगी, जिसका फ़ायदा सीधा टारगेट अचीव करने में देश को होगा। जी, निश्चित तौर पर होगा। और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपसे अगर हम दोबारा उस बात पर जाएं जो प्रधानमंत्री के साक्षात्कार से निकलती है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ की चिंताएं जो है उसको लीड करता हुआ नजर आता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत। और जब ये कहा जाता है कि जब हम समानता की बात करते हैं, जलवायु समानता की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि साझा जिम्मेदारियां सभी की होनी चाहिए, और ऐसे में जब ये बात ख्याल रखने की है कि विकासशील देश जो कि इस जलवायु की समस्या के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं है, बावजूद वो इस समस्या के समाधान के लिए साथ आए हैं। भारत का स्वर जो मुखर स्वर है, कितना एक तरह से जिसको कहते हैं कि गोलबंद करता है इस दुनिया के सम्मेलन में विकासशील देशों को। भारत ने क्लाइमेट क्राइसिस की पूरी डिबेट समानता और की भी बात की जी, और उसी के चलते जैसे कहा गया कि विश्व में जो आज क्लाइमेट क्राइसिस है जी, उसके कर्ता धर्ता तो हैं विकसित देश, पर उनका खामियाजा भुगत रहे हैं कम विकसित और विकासशील देश। पर वो जैसा आपने कहा कि आज इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं। तो इसमें क्या
सबकी जिम्मेदारी एक जैसी होनी चाहिए या सबकी जिम्मेदारी अलग अलग होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बात जिसको हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि शेयर तो है सारी जिम्मेदारी, पर उसको अलग अलग जरिए से अलग तरीके से सब देश उसमें शामिल होंगे। तो जाहिर है विकसित देशों को वित्त और तकनीक मुहैया कराना होगा, कम विकसित देशों को, विकासशील देशों को उसके साथ जुड़ना होगा। पर मैं एक बात यहाँ और थोड़ी सी जोड़ना चाहूंगा कि भारत आज विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है जी। इसके कारण भी पूरे विश्व का ध्यान भारत पर जाता है, और खासकर इस दुबई में हो रहे शिखर सम्मेलन में, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होंगे, उसकी वजह से भी सा ध्यान जो है विश्व का वो भारत के प्रधानमंत्री की ओर जाता है। और इसीलिए आप देखें कि बहुत सटीक रणनीति सामने लाते हैं। अपने हाल ही में G20 के शिखर सम्मेलन में जो 20 नवंबर को हुआ था, उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री ने ग्रीन क्रेडिट्स की बात की थी और कहा था कि हमें जो जलवायु का ये चुनौती है, इससे लड़ने के लिए इंडस्ट्री लेड सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे, इसलिए उनको इंसेंटिवाइज करना जरूरी है। इनोवेशन की बात की, जिसके लिए उन्होंने आईटी की, जहां तो सेकंड सेशन होने वाला है, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, वहां भी लगातार भारत बात करता है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। और मतलब बहुत सटीक क्या हो सकता है, ठोस किस तरह से कदम आगे लिए जा सकते हैं, उस तरह की सोच दूसरे देशों को साथ लेकर भारत यहाँ फिर की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि क्योंकि मेजबान देश जो है यूएई, वो भारत से बड़े अच्छे संबंध है, तीसरा सबसे बड़ा हमारा व्यापारिक हिस्सेदार है, तो वहां देश से यदि आपका तालमेल बहुत अच्छा होता है तो आपको अपनी बात सबको समझाने की और प्रभाव डालने का मुझे लगता है और अच्छा अवसर मिलता है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि क्योंकि चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति वहां नहीं होंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री को अपनी बात रखने का, प्रभाव बनाने का और विश्व का उनकी तरफ ध्यान से उनके साथ जुड़ने का मुझे लगता है कि अच्छा एक समावेश बनता हुआ नजर आता है। और यदि खास रणनीतियां ठोस जिनको हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं, उन पर यदि बातचीत होती है तो हो सकता है कि इसके कुछ जो नतीजे हैं वो अच्छे निकले आने वाले 2 दिनों। जी, निश्चित तौर पर तो सभी को उम्मीद यही है कि इसके नतीजे अच्छे निकले आने वाले कुछ दिनों में। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, और दुबई से COP28 सम्मेलन से हमारे साथ सीधा जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए शिशिर सेलार, आपका भी शुक्रिया। और कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर है। राष्ट्रपति ने पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। राष्ट्रपति वर्चुअल माध्यम से कम्प्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र प्रज्ञा का भी उन्होंने उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर एक विशेष आवरण, टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि इस संस्थान के विद्यार्थियों ने वीरता और साहस के कई उदाहरण पेश किए हैं। संस्थान के विद्यार्थियों ने वीरता, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ के कई स्नातक को कीर्ति चक्र, वीर चक्र, सेना और नौसेना पदक की भी सम्मानित किया गया है। AFMC के पूर्व विद्यार्थियों को मानवता के प्रति अनुकरणीय सेवा के लिए पद्म भूषण, पद्मश्री, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक जैसे सम्मान भी दिए गए हैं। और राष्ट्रपति ने कहा कि संस्थान की कई महिला विद्यार्थियों ने सेना के चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि AFMC से शिक्षा प्राप्त करने वाली बहुत सी महिलाओं ने सेना चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सेना के विभिन्न अंगों में उच्च पद को सुशोभित किया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि AFMC की पूर्व छात्रा पुनीता अरोड़ा देश की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय भी इसी संस्थान की पूर्व कैडेट है। ऐसी अनेक महिला कैडेट्स यहाँ से स्नातक होकर सेना में उच्च पदों पर पहुंची है। मैं आशा करती हूँ कि उनसे प्रेरणा लेकर महिलाएं अधिक संख्या में भारतीय सेना में अपना करियर चुनेंगी। वे अपने अधिकारों के प्रति
और भी अधिक जागरूक होंगे तो आगे बढ़ने में अन्य महिलाओं की भी मदद करेगी। और बीएसएफ आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 59वें बीएसएफ स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमित शाह ने ड्यूटी के दौरान प्राणों का बलिदान देने वाले बीएसएफ कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने इस दौरान परेड की सलामी भी ली। और गृह मंत्री ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की, चाहे चांद पर चंद्रयान पहुंचाना हो, चाहे G20 के माध्यम से देश के कूटनीतिक क्षेत्र में देश के ध्वज को समग्र विश्व में फहराना हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लानी। ये सभी तभी संभव है जब आपकी त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। और मैं मानता हूं इस सभी सीमाओं को सुरक्षित करने वाले आप ये देश के विकास का मूल हो, इसकी नींव हो। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ जवान अपने सभी त्योहार सीमावर्ती और दुर्गम स्थानों पर मनाते हैं। बीएसएफ जवानों का यह बलिदान देश को सुरक्षित रखता है। मुझे मालूम है आपकी ड्यूटी करते वक्त दीपावली का दिया भी सरहद पर जलाते हो, होली बर्फीली पहाड़ों पर मनाते हो और छठ दुर्गम नदियों के पानी के अंदर बिताते हो। मगर आपका ये बलिदान इस देश को सुरक्षित करता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता, वो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। गृह मंत्री ने कहा कि सीमा के क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी के साथ साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट पर विशेष ध्यान दिया गया है। सीमा के क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी, रेल, रोड, वाटरवे और इसके साथ साथ दूरसंचार की कनेक्टिविटी भी सुधारी गई है। भू सीमा ट्रेड को भी बढ़ावा दिया गया है और पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी बढ़ाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ढेर सारी उपलब्धियां हैं। ये 9 साल के अंदर लगभग 560 किलोमीटर बाढ़, जो छोटे छोटे छिद्र घुसपैठ को और स्मगलिंग को बढ़ावा देते थे, उनको चिन्हित कर कर सारी बाधाओं को पार कर कर 560 किलोमीटर बाढ़ करी है। अब मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 60 किलोमीटर के छिद्र बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर है। अगले 2 साल में पूरी सीमा सुरक्षित हो जाएगी बाढ़ से। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर बीएसएफ को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि बीएसएफ के स्थापना दिवस पर हम इस उत्कृष्ट बल की सराहना करते हैं जिसने हमारी सीमाओं के संरक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हमारे राष्ट्र की रक्षा में उनकी वीरता और अटूट भावना उनके समर्पण का प्रमाण है। मैं प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों के दौरान बीएसएफ की भूमिका की भी सराहना करना चाहूंगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तरकाशी सुरंग हादसे में बचाए गए उत्तर प्रदेश के 8 श्रमिकों से लखनऊ में मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों से बातचीत भी की। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को 28 नवंबर को सुरक्षित बाहर निकाला गया था।
और संसद सदस्यों को अब विदेश में निजी दौरों के समय विदेशी आतिथ्य स्वीकार करते समय सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। गुरुवार को इन आदेशों से संबंधित कई अधिसूचना राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी की गई। सांसदों को स्पष्ट किया गया है कि विदेश दौरे पर आवभगत स्वीकार करते वक्त वे जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्यसभा की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक सांसदों को विदेश दौरे पर ऐसे उपहार नहीं स्वीकार करने चाहिए जिसमें उनके कर्तव्यों का निर्वाह प्रभावित होता है। ऐसा आतिथ्य स्वीकार नहीं करना चाहिए जिससे सांसदों को ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करने में अड़चन आने का खतरा हो। अधिसूचना में तय किए गए मानदंडों के मुताबिक विदेश के तमाम निमंत्रण विदेश मंत्रालय यानी MEA के माध्यम से भेजे जाने की उम्मीद की जाती है। किसी भी देश की सरकार या किसी विदेशी इकाई से निमंत्रण सीधे मिलने पर सांसदों को इसे विदेश मंत्रालय को बताना होगा। कार्यक्रम में जाने के लिए मंत्रालय की जरूरी राजनीतिक मंजूरी भी लेनी होगी। ये दिशा निर्देश ऐसे समय में आए हैं जब लोकसभा की आचार समिति ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की है। और राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 8 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा था कि वो राज्यसभा सभापति से मिलकर उनसे बिना शर्त माफी मांगे। कोर्ट ने उम्मीद जताई थी कि सभापति राघव चड्ढा के निलंबन खत्म करने पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करेंगे। मामले में आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस दिशा में सकारात्मक प्रगति हुई है। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई टालने का आग्रह किया। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 8 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। और UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर दायर याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस बारे में फैसला लेना विधायिका का काम है। हम सरकार को इस बारे में कानून लाने के लिए निर्देश नहीं दे सकते। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर ऐसी ही मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश एकदम स्पष्ट है और हाईकोर्ट भी इससे बाहर नहीं जाएगा। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की एक अहम बैठक आज शाम दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होनी है। बैठक में इसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से के संभावित परिणामों और पार्टी की आगामी गतिविधि और आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में अवैध मस्जिद और मदरसों की तेजी से बढ़ रही संख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे बिहार और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है और कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई है और अवैध को तत्काल बंद करें। वोट की लालच में नीतीश जी बहुत हो गया। अब बिहार और देश के हो रहे खतरों पर भी विचार करें। अगर ऐसा नहीं किए तो आने वाले दिन में 20 साल होते होते बिहार के लोगों के धन और धर्म भी खतरे में पड़ जाएंगे और इसके लिए दोषी आप और लालू यादव होंगे। मैं यही बार बार कह रहा हूं, आप तुष्टीकरण की निद्रा से उठें। बेंगलुरु के 15 से अधिक स्कूलों को आज एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम की धमकी मिलने के बाद छात्रों, अभिभावकों और स्कूल के अधिकारियों में दहशत फैल गई। पहले ईमेल में बसवेश्वर नगर स्थित नेपेल और विद्या शिल्पा सहित 7 स्कूलों को निशाना बनाया गया और इन्हें धमकी भरे मेल्स भेजे गए। वहीं एक ऐसी स्कूल को भी धमकी भरा मेल आया जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के आवास के सामने स्थित है। पुलिस को शक है कि अफवाह हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस का बम निरोधक दस्तों की मदद से स्कूल के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। यह अभियान जारी है। उन्होंने अभी तक किसी भी स्कूल में बम होने की पुष्टि नहीं की है। पिछले साल बेंगलुरु के कई स्कूलों को इसी तरह की ईमेल से धमकियां मिली थी, लेकिन वे सभी अफवाहें निकली। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक
यानी AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है। शहर में घना कोहरा देखा जा रहा है। आनंद विहार में AQI 412, अशोक विहार में 405, जहांगीरपुरी में 411 और द्वारिका सेक्टर 8 में 402 दर्ज किया गया है। और ओडिशा के केंदुझार जिले में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा तड़के करीब 5 बजे हुआ। घायलों को कटक के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। ये दुर्घटना वैन के सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा जाने से हुई। गाड़ी का चालक इस वक्त फरार है। यह हादसा केंदुझर जिले के NH20 बाली जोड़ी के पास हुआ। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे। योजनाओं को पूरा करने के इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की, जो देश भर में जारी है। यह यात्रा चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद में भी शुरू हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करके जनता को जागरूक किया जा रहा है। वंचित लोग इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। फिरोजाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा को सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन एवं मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रवाना किया। यहाँ विकास भवन मैदान में विभिन्न विभागों की स्टॉल लगाई गई और वैन द्वारा वीडियो के माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार की एक योजना है, जिसमें गांव-गांव जाकर जो हमें हमारी LED वैन्स है और तमाम विभाग के कन्वर्जेंस से गांव-गांव में इसका प्रोग्राम रखा जाएगा और जितने भी लाभार्थी छूटे हुए हैं उनको लाभ से जोड़ना, योजनाओं से जोड़ना और जो योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार इनके माध्यम से होगा। तो ये गांव-गांव चलेंगे। हमारे जनपद में 5 वैन्स आई हैं। कार्यक्रम में जिले भर से तमाम लोगों ने शिरकत की, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक रही। इसके माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिल रही है और अज्ञानता के कारण वंचित लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए गए। जो वैन चलाई जा रही है उसमें LED वगैरह लगाकर, तो उससे लोग जागरूक हो रहे हैं और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि इससे लोग काफी अवेयर भी हो रहे हैं। जो आम आदमी को योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती थी और सरकार के कार्यालय तक ही वो सीमित रहते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत शानदार एक पहल है। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की अब तक की सबसे व्यापक पहुंच वाली पहल है। इस यात्रा के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ देश के हर कोने-कोने तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और राउरकेला में स्थित NIIT में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री के विकासशील भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये यात्रा लोगों को गरीबों के प्रति PM की प्रतिबद्धता के बारे में जागरूक करने के लिए है कि कैसे उनकी सरकार देश के सबसे गरीब लोगों की दुर्दशा को सुधारने की कोशिश कर रही है। और गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। गुरुग्राम के सेक्टर 29 से इस यात्रा की शुरुआत की गई। गुरुग्राम के सेक्टर 29 से शुरू हुई इस यात्रा में गुरुग्राम के तमाम नगर निगम के वार्ड्स के में जाएगी। सभी 35 वार्ड्स में गुरुग्राम के ये यात्रा जाएगी और इस यात्रा के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं उन जन कल्याण योजनाओं के साथ साथ लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके, इसलिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है। सरकार की तरफ से कई ऐसी बड़ी योजनाएं शुरू की गई हैं जिससे विकास को तीव्र गति मिली है। आज़ादी के बाद भारत ने काफ़ी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन आज भारत एक ऐसा सक्षम देश बन चुका है जो न केवल इन तकनीकी तौर पर मजबूत हुआ है बल्कि विश्व के कई देशों को भारत आज बड़े स्तर पर सहायता भी दे चुका है और दे रहा है।
एक संकल्प यात्रा जो आज से 15 दिन पहले झारखंड के अंदर प्रधानमंत्री ने शुरू करी थी। मेरे को गुड़गांव सौंपा गया है। चीफ मिनिस्टर साहब फरीदाबाद के अंदर हैं और अनेक मंत्री अपने अपने हलकों के अंदर, अपने अपने जिलों के अंदर हैं। तो ये कोई महीना भर तकरीबन चलेगी। सरकार की तरफ से 3000 गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं, जो पिछले 9 साल भारत सरकार के शासन के हुए हैं। उसके लिए गरीबों के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं और कहां तक उनका फ़ायदा लोगों तक पहुंचा है, उसके बारे में दिन के अंदर 2 प्रोग्राम हर गाड़ी करेगी। शहर के अंदर भी करेगी, वार्ड्स के अंदर, देहात में भी करेगी, 2 गाँव के अंदर। एक सुबह गाँव करेगी, एक शाम को गाँव करेगी। और ये 26 जनवरी तक मेरे ख्याल से इसकी मियाद है। 26 जनवरी तक सारे लोगों को भारत सरकार के 9 साल के प्रयत्नों को प्रदर्शित करने के लिए और लोगों से ये जानने के लिए कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है, कहाँ तक खामियां रह गई हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए आगे के लिए योजना बनाएं। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी हुई खबरें। तो अर्थ जगत में नजर डालेंगे कारोबार से जगत से जुड़ी कुछ खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर। सरकार की पीएलआई योजना से मोबाइल फोन उद्योग में 5 लाख नौकरियों के अवसर पैदा हुए हैं। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजीज की नई स्मार्टफोन विनिर्माण इकाई के उद्घाटन के मौके पर यह जानकारी दी। देश के 7 प्रमुख शहरों दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में इस साल अभी तक 40 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले अल्ट्रा लग्जरी मकानों की बिक्री में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी एनआरआग के मुताबिक 1 साल के दौरान इन 7 प्रमुख शहरों में 4063 करोड़ रुपए की 58 इकाइयों की बिक्री हुई है, जबकि पिछले साल 1170 करोड़ रुपए मूल्य की 13 यूनिट बेची गई थी। आरबीआई ने बैंक ऑफ अमेरिका और एचडीएफसी बैंक पर नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक जुर्माना लगाया। इन दोनों बैंकों पर एनआरआई से जमा स्वीकार करने से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 10,000 रुपए है। इसके अलावा आरबीआई ने देश के 3 कोऑपरेटिव बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इससे पहले भी हाल में कई कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माने लगाए हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कॉफी वियतनाम स्थित सब्सिडियरी कंपनी की कैपेसिटी बढ़ाएगी। इसके लिए 450 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि बोर्ड ने वियतनाम में अतिरिक्त 5500 टन फ्रीज ड्राई कॉफी फैसिलिटी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। भारत के दवा उद्योग का निर्यात वर्ष 2023-24 में 10.2% की वृद्धि दर्ज कर 28 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। अमेरिका व यूरोप में दवा की कमी और अफ्रीका के देशों में मांग के फिर से जोर पकड़ने से दवा उद्योग का निर्यात बढ़ा है। भारत का दवा निर्यात वित्त वर्ष 23 में 3.2% से बढ़कर 25.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया। सरकार ने भूटान, माली और इंडोनेशिया सहित 5 देशों को निर्दिष्ट मात्रा में गेहूं, आटा और टूटे चावल के निर्यात की अनुमति दी है। एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। भूटान के लिए निर्यात मात्रा गेहूं की 14,184 टन, आटा 5,326 टन, मैदा 15.226 टन और टूटा चावल 48,804 टन अधिसूचित की गई है। सरकार ने 4 दिसंबर से शुरू होने वाले आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले 18 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें अक्टूबर में हुई जीएसटी परिषद की बैठक के आधार पर सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक भी शामिल है। नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल ने रेमैग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए दिवालिये मामले में प्राइवेट एयरलाइन स्पाइसजेट को नोटिस जारी किया है। रेमैग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का दावा है कि उसने एयरलाइन कंपनी को 2.7 रुपए की कारोबारी परामर्श सेवा प्रदान की थी, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। त्योहारी सीजन में दिवाली के बाद के सप्ताह में एयरलाइन ट्रैफिक में 7.37% की वृद्धि के साथ 4,56,778 का नया रिकॉर्ड बना। दिवाली के बाद की अवधि के दौरान घरेलू यात्री यातायात दिवाली से पहले की अवधि की तुलना में 7.37% बढ़ गया। COP28 के उद्घाटन दिवस पर संयुक्त अरब अमीरात ने विकासशील देशों के लॉन्स एंड डैमेज फंड को चालू करने की हरी झंडी दे दी है। इस निधि में यूरोपीय संघ ने लगभग 275 मिलियन डॉलर का वादा किया, जबकि मेजबान संयुक्त अरब अमीरात ने अतिरिक्त 100 मिलियन डॉलर का वादा किया। जर्मनी और यूके ने क्रमशः 100 मिलियन डॉलर और 75 मिलियन डॉलर का वादा किया। अमेरिका 17.5 मिलियन डॉलर का योगदान देगा और जापान ने जलवायु आपदा कोष के लिए 10 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। और अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें।
तो खेल जगत की खबरें लेकर हाजिर हो चुकी हैं सुचित्रा हमारे साथ। स्वागत है सुचित्रा आपका। निखिल, शुरुआत करते हैं क्रिकेट के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज रायपुर में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज में भारत ने 2-1 की बढ़त बना रखी है। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया का इरादा चौथे T20 को जीतकर सीरीज अपने नाम करने का होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। चिली की राजधानी सैंटियागो में चल रहे महिलाओं के जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम को जर्मनी के हाथों मुकाबला 4-3 से गंवाना पड़ा। भारत की ओर से अनु, रोपनी कुमारी और मुमताज खान ने गोल किए। अनु ने 11वें, रोपनी कुमारी ने 14वें और मुमताज खान ने 24वें मिनट में गोल किया। भारतीय टीम अब अपने तीसरे मुकाबले में शनिवार को बेल्जियम के खिलाफ उतरेगी। भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में कनाडा के खिलाफ जीत दर्ज की थी। वेस्टइंडीज के विकेटकीपर शेन डॉरिश ने सबको चौंकाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 32 वर्षीय डॉरिश को 10 दिन पहले ही वेस्टइंडीज के एक दिवसीय दल में शामिल किया गया था। डॉरिश को इंग्लैंड के खिलाफ दिसंबर में होने वाली 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय दल में चुना गया था। टीम का ऐलान 20 नवंबर को किया गया था। डॉरिश ने वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ एक वनडे खेला है। उन्होंने पिछली बार 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट में वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व किया था। बात करते हैं फुटबॉल की। लिवरपूल ने ग्रुप विनर्स के रूप में यूरोपा लीग के अंतिम 16 में जगह बना ली है। लिवरपूल ने एनफील्ड में खेले गए मैच में LASK को 4-0 से शिकस्त दी। इस जीत का मतलब है कि लिवरपूल ग्रुप ई में शीर्ष पर ही रहेगी। लिवरपूल ने नॉकआउट दौर में जगह बना ली है और अब उन्हें फरवरी में होने वाले प्लेऑफ राउंड में नहीं खेलना पड़ेगा। एस्टन विला ने लेजिया वॉर्सो को 2-1 से हराकर यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग ग्रुप ई में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। एस्टन विला के लिए एलेक्स मोरेनो ने विजयी गोल किया। स्पेनिश डिफेंडर मोरेनो को मई में हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद से पहली बार स्टार्टिंग 11 में शामिल किया गया था। इस मैच से पहले स्टेडियम के बाहर प्रशंसकों द्वारा कुछ हिंसा भी देखने को मिली, जिसके चलते लेजिया के प्रशंसकों को मैदान में आने की अनुमति नहीं मिली। फ्रेंच फुटबॉल लीग लीग 1 में संघर्ष कर रही ओलंपिक लियो ने अपने मैनेजर फैबियो ग्रोसो को बर्खास्त कर दिया है। लियो ने सिर्फ 7 मैच के बाद ही ग्रोसो को उनके पद से हटा दिया। बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लीब्रॉन जेम्स के बेटे ब्रॉनी जेम्स को बास्केटबॉल खेलने के लिए फिट करार दिया गया है। 19 वर्षीय ब्रॉनी जेम्स को 4 महीने पहले कार्डियक अरेस्ट हुआ था। वे जुलाई में अभ्यास सत्र के दौरान बेहोश हो गए थे। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं निखिल के पास। बहुत धन्यवाद सुचित्रा, इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों को के साथ साझा करने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। इजराइल और हमास के बीच बीते कुछ दिनों से जारी संघर्ष विराम अब खत्म हो गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमास ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए इजरायली सीमा में गोलाबारी की है। IDF ने गाजा में आतंकी संगठन हमास के खिलाफ अपना संघर्ष फिर से शुरू कर दिया है। इस तरह इजराइल और हमास के बीच 7 दिनों से चला रहा अस्थायी संघर्ष विराम खत्म हो गया है। आज सुबह संघर्ष विराम खत्म हो रहा था और दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम पर हुए समझौते को बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की। इजराइल और हमास के बीच 24 नवंबर से शुरू हुआ संघर्ष विराम 4 दिन के बाद 2 बार बढ़ाया गया। 7 दिनों के संघर्ष विराम के दौरान दोनों तरफ से लोगों की रिहाई की गई थी। संघर्ष विराम को लागू करवाने में कतर और अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई थी। और यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में कल रूसी मिसाइल हमलों से 2 लोगों की मौत हो गई और इसमें 10 लोग घायल हो गए और अभी भी कई लोग इसके मलबे में फंसे हुए हैं। इस बार यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि प्रोकोप्स, नोवोडिविच और का माइनोहॉड की 3 बस्तियों पर 6 मिसाइलों से हमला किया गया, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं यूक्रेन पुलिस और बचावकर्मी लगातार रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं।
और रूस के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर अधिकारों के समर्थकों के खिलाफ कठोर कदम उठाया। शीर्ष कोर्ट ने LGBTQ+ एक्टिविज्म को चरमपंथी करार देते हुए इस तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस के न्याय मंत्रालय ने कहा था कि अधिकारियों ने रूस में चल रहे LGBTQ+ आंदोलन के उग्रवादी प्रभाव की पहचान की है। कई अधिकारी और इससे जुड़े हुए अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस मुकदमे के माध्यम से इंटरनेशनल सिविक LGBT मूवमेंट को निशाना बनाया गया है। इस मामले की सुनवाई बंद दरवाजों के अंदर हुई। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने LGBT कार्यकर्ताओं को चरमपंथी के रूप में नामित करने वाले रूसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा की है। और मेक्सिको से काफी बड़ी संख्या में अवैध रूप से प्रवासी अमेरिका जा रहे हैं। दक्षिणी मेक्सिको के तपलुचा में कारवा में निकले प्रवासी अब वेराक्रूज पहुंच चुके हैं। ये प्रवासी अमेरिका की ओर बढ़ रहे हैं। कारवा समन्वयकों के अनुसार इन प्रवासियों में विभिन्न देशों के 700 बच्चों सहित लगभग 2800 प्रवासियों के शामिल होने का अनुमान है। गौरतलब है कि 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार संभालने के बाद से अमेरिका मेक्सिको के अवैध रूप से प्रवासियों के रिकॉर्ड संख्या से जूझ रहा है। क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला सहित दुनिया भर में आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल के कारण भी बड़ी संख्या में प्रवासियों का अमेरिका में प्रवेश जारी है। तो मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।